सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है, तो अगर हम लोग यहां से देखेंगे इसके बॉन्ड मीनिंग से, यहाँ तो मीन्स का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये तो होगा इसका लिटरल मीनिंग। अगर हम लोग थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन का देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ। ठीक है, तो ये बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीटली एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, फ्रॉम वन एटम, एक एटम से, वो एटम क्या होना चाहिए, वो होगा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रो, वो हमारा जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो किसको ट्रांसफर करेगा, टू अदर एटम। जो हमारा दूसरा एटम जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम। ठीक है, एटम जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, टू अदर एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, जब वहां से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम। ठीक है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, यहाँ पे मेरे पास ए है, ए ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब डोनेट किया तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। ठीक है, इस टाइम मेरे पास दूसरा एटम है बी। ठीक है, अब ये बी क्या होगा, अब ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, वही एटम देगा जो हमारा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मींस जिसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस जो हमारा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस ये हमारा कौन सा एटम होना चाहिए, ये हमारा मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस नॉर्मली हमारे होते हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इसी तरह एक एटम ने अगर इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब उसका आयनिक एनर्जी लो होना चाहिए। दूसरा एटम जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से गेन करेगा तो ये क्या बनेगा, बी माइनस, तो ये कैटायन बना, ये एनायन बन गया। ठीक है, अब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या बना, एनायन बना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से एटम जो गेन करेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, वो हाईली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ने डोनेट किया है, रिलीज किया है। ठीक है, वो क्यों रिलीज किया वो हम लोग देखेंगे। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ये वाला हमारा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तभी हमारा क्या बनेगा, कैटायन एनायन। अब ये कैटायन यहां से और दूसरा एनायन जब आपस में आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो गया, मींस पॉजिटिव नेगेटिव का इंट्रैक्शन हो गया। जब इंट्रैक्शन हो गया तो अब यहाँ पे बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड, तो ए बी मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जो हमारा जो आयनिक बॉन्ड है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या एनर्जी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, जब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या क्या एनर्जी टर्म्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ए एटम ने क्या किया है, ए एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, इसका मतलब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोलते आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब इस एटम को हम लोगों को क्या कुछ एनर्जी देना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। गैसियस एटम से कैसे हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करेंगे, उसमें कितना एनर्जी लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से जब इसने हम लोग इस एटम पे, हमारे पास एक एटम है, हम लोग ने यहाँ से एनर्जी इसको दे दिया। अब यहाँ से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में से क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग को ये एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू होगा एनर्जी का, एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से हम लोग एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब इस एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये एटम कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जो हमारे फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। नॉर्मली हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है,
अब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया, अब दूसरा एटम क्या करेगा यहाँ पे, अब दूसरा एटम क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पर भी बोला चाहिए दूसरा एटम जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये एटम क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द लास्ट शेल इन द गैसियस एटम। तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। तो इसका कैटायन हमारा जो बना वो हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह जब एनायन बना ये भी हमारा किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म। इसका मतलब यहाँ से एनर्जी हमारा रिलीज हो गया, क्या हो गया, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गया, यहाँ से एनर्जी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए एनर्जी और यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब दो टर्म्स आ गए। अब ये यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे मेरा A प्लस बना, कैटायन बना, और प्लस और B माइनस बना, एनायन बना, ठीक है। अब ये कैटायन एनायन आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है क्योंकि ये तभी आयनिश एनर्जी यहाँ से हो सकता है जब ये गैस फॉर्म में होगा, तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ से, तभी एनर्जी यहाँ से हम लोग देंगे इसको जब ये गैस फॉर्म में होगा, तभी इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों कैटायन भी गैसियस फॉर्म में, एनायन भी गैस फॉर्म है। अब जब दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे तब ये क्या बनाएंगे, अब बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन, जब पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा, जब हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, यहाँ पे क्या बनेगा, AB हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब AB क्या है, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, क्या है, जो हमारा आयनिक कंपाउंड, और यहां से भी हमारा एनर्जी रिलीज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लैट्स एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, लैट्स एनर्जी। लैट्स एनर्जी हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू। लेट्स एनर्जी का भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कितने लेट्स एनर्जी, अब हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो लेट्स एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ एनायन टू गिव 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जब हमारा, लेकिन ये यहाँ पे लेट्स एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। एक तो होता है हमारा लेट्स एनर्जी, दूसरा होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। और लेट्स एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, लेट्स एनर्जी में दोनों एटम्स जो आयन जो होंगे हमारे, वो हमारे गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, और हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या, चाहे गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में, तब मैटर नहीं करता है। लेकिन लेट्स एनर्जी क्या होता है, जब हमारे दो कैटायंस और एक कैटायन और एक एनायन जब हम लोग गैसियस फॉर्म में होंगे, जब वो रिएक्ट करेंगे उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन से, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मैंने कल ही बोला बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसका हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब हुआ, सिंस अब ये क्या बना, ये सॉलिड फॉर्म में बन गया, अब ये गैसियस फॉर्म में है। अब अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, सबसे बॉन्ड, सब बॉन्डों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड। अब वो हम लोग कैसे पता चलता है, एक तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं, और दूसरे यहाँ से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये दोनों गैसियस फॉर्म में इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे कि ये कंडेंस होकर सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉलिड बनता है, जैसे हमारे पास, तो ये हमारा सॉलिड बनता है, जैसे मेरे पास Na है, Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में होता है, प्लस Cl माइनस हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाता है NaCl। आप लोगों ने देखा होगा कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन और जो भी कैटायन और एनायन में जो आयनिक बॉन्ड जब बनता है किसी कैटायन और एनायन में, इतना स्ट्रांग होता है कि वहां पे इतने नजदीक आ जाते हैं वहां पे, तो वो सॉलिड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा एक कैटायन और एनायन बनता है, जो से हम लोग ने बोला था कि वहां पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको दिखाएंगे, एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। Na हमारे पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। और प्लस जब हम लोग क्लोरीन को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 एंड 7। अब यहाँ पर जैसे मैंने कल बोला था कि बॉन्डिंग क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम क्या यार चाहता है कि स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये किसमें, जब हम लोग इस सोडियम आयन को क्या देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, क्या देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, मीन यहाँ से एनर्जी देना पड़ेगा इसको, तब ये किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, Na प्लस, ठीक है। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। तो बन गया इसमें क्या कन्फिग्रेशन है, 2-8, ये स्टेबल बन गया ये वाला कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, विथ दिस इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो 287 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 288 में। तो क्लोरीन माइनस आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2, 8 और 8। तो बॉन्डिंग इसलिए हो गया
अब ये क्या होगा, अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये भी 2-8 कन्फिग्रेशन, ये भी इसके आउटर में आउटर है, इसके आउटर में भी आउटर रूल स्टेबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, NaCl, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका आयनिक डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम से हम लोग ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास हमारे नॉर्मली कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो किसके कितने आ गए, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रांसफर कर देता है। जब ये ट्रांसफर करेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे Na+, ठीक है। और Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 थे अभी 8 आ गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर। और इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिमिट डॉट स्ट्रक्चर, इजी है, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, एक एटम में क्या क्या होना चाहिए तभी वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, बनाएगा। तो जैसे मैंने पहले बोला, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास जो कैटायन होगा, क्या होना चाहिए, कैटायन। ठीक है, अगर मेरे पास ए है, ए कैटायन है, तो कैटायन क्या होना चाहिए, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इसका मतलब हुआ इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत ही लो होना चाहिए, मींस बहुत ही कम एनर्जी से क्या होना चाहिए, ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कैटायन। और अगर हम लोग एनायन का देखेंगे, B-, तो जो हमारा एनायन है तो वो क्या होना चाहिए, अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब जब इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। जैसे हमारा ऐड इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इजीली क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या उसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली जो कैटायन होता है वो क्या होता है, मेटल, और एनायन क्या होता है, हमारा नॉन मेटल। तो मेटल्स में आप लोगों को पता है अल्कलीन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, और नॉन मेटल्स में हम लोग कोई सब लेते हैं, क्लोरीन ले सकते, ऑक्सीजन ले सकते, नाइट्रोजन ले सकते। ठीक है, जो हमारे हरे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनके बीच में आपस में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। जैसे मेरे पास NaCl है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। हमारे पास KCl है, मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरह मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटल है नॉन मेटल है, तो यहाँ पर भी हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। हमारे पास K2O है, ये हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरह बेरियम है, मैग्नीशियम, बेरियम है, बेरियम ऑक्साइड, ये हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, तो बहुत सारे नॉन मेटल, बे हमारा क्या आयनिक कंपाउंड है, तो किससे बनता है, मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनता है। मेटल क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, नॉन मेटल क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कि कैसे हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम लोग अब देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हमारा होता है नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है, नॉन डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे NaCl, अगर आप लोगों को बोलेगा कोई NaCl मॉलिक्यूल, जो NaCl का एटम है, NaCl का जो कंपाउंड है, अगर उसका आप लोगों को बोला जाएगा उसका स्ट्रक्चर है क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है, हम लोग नहीं बोल सकते। ऐसा अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl का देखेंगे, इसका ज्योमेट्री ही नहीं होता है। इसका अगर हम लोग बोलते हैं NaCl का स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, इसका लैटिस का स्ट्रक्चर होता है, वो एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका मतलब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मेरे पास प्लस है तो एक क्लोरीन नेगेटिव या कोई सा भी अट्रैक्शन कर सकता है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और नॉन डायरेक्शनल वजह से क्या होता है, उसमें कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं होती है। ठीक है, और ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स को क्या होती है, ये आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाते, आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम आप लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल, अब क्या क्या फैक्टर है, कैसे हम लोग बोलेंगे किसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, किसमें आयनिक बॉन्ड वीक है, वो हम लोगों को क्या क्राइटेरिया देखना है कि वही कैटायन और एनायन का। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे अभी स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैसे हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर कंपाउंड, अगर मेरे पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं, हम लोगों को बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा आयनिक है। तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पहले देखें कैटायन,
कैटायन क्या होना चाहिए, इसका साइज होना चाहिए, इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। जब कैटायन का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, और एनायन का क्या होना चाहिए, एनायन क्या होना चाहिए, साइज, इसका साइज लार्ज होना चाहिए। जब हमारा कैटायन का साइज स्मॉल होगा, एनायन का साइज लार्ज होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक तो चीज हो गया, इस तरह एक तो साइज है कैटायन का, और दूसरा एनायन का क्या होना, कैटायन का क्या होना चाहिए, इसका चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना चार्ज इस पे, अगर इस पे +2 है तब कम बने, तब ज्यादा बनेगा, अगर किसी के पास +3 तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन दिस एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है, कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर मेरे पास कैटायन है, कैटायन का अगर साइज स्मॉल है तब भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर कैटायन का चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करता है, जितना हमारा चार्ज होगा उतना हमारा, जितना चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना हमारा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। और एनायन का क्या होना चाहिए, एनायन जितना ज्यादा हो सके लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, तभी वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड है मेरे पास, मैग्नीशियम फ्लोराइड है और एल्युमिनियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पे देखें इसका चार्ज क्या है, +1, इसका -1, इसका चार्ज +2, मैग्नीशियम फ्लोराइड F2-, ठीक है, F2-। तो यहाँ पे तो इसका मतलब अगर एनायन दोनों में क्या है, सेम है। अब एनायन से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कैटायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है। अब कैटायन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। सिंस सोडियम और मैग्नीशियम में उतना डिफरेंस नहीं है, किसमें, साइज में उतना डिफरेंस, क्योंकि पीरियड में जाते हैं ये, उतना डिफरेंस नहीं होता साइज में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, +1 है, यहाँ पे +2 है। अगर +2 है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम फ्लोराइड में हमारा आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू हमारा सोडियम फ्लोराइड में, ठीक है। इस तरह अगर हम मैं लूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रिबीडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्लोराइड सेम है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, एनायन हमारा सेम है। अब कैटायन में देखेंगे, जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, डाउन द ग्रुप, लिथियम सोडियम, ये हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीसियम, जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, कैटायन का क्या साइज होना चाहिए, स्मॉल, जितना स्मॉल साइज होगा उतना उसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे LiCl का आयनिक बॉन्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू NaCl का स्ट्रॉन्ग है, एज कम्पेयर टू Cl और RbCl का सबसे लीस्ट हमारा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसका है, LiCl का है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि LiCl का हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। हमारे आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जैसे हमने NaCl देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि हमारा गैस एटम से बनता है और अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, ये इतने नजदीक आ जाते हैं यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में अपीयर होते हैं, ठीक है। और एक तो हो गया इसको, और इसका सॉल्युबिलिटी, ये किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये आयनिक सॉलिड्स में सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉलिड्स में ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे हमारे पास H2O है, क्या है, H2O, आप लोग सब नमक वाला पानी बनाते हैं, ठीक है। तो H2O हमें क्या हमारा होता है, हमारा NaCl H2O में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये भी हमारा पोलर है, ये भी पोलर है। यहाँ पर सिंस सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है इसका, डाइलेक्ट्रिक वाटर का। तो एक्चुअली वाटर क्या करता है, जो NaCl के बीच में बॉन्डिंग होता है, सॉल्युबिलिटी क्यों होती है यहाँ पे, जिसका जितना डायरेक्ट कांस्टेंट ज्यादा होगा वो उतना उसमें आयनिक कंपाउंड उतने सॉल्युबल होंगे। तो ये क्या कर रहा है, वाटर यहाँ बीच में आता है, यहाँ से आता है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है इनको धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर कर देता है, तो सेपरेट कर देता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी वजह से, क्योंकि इसका डायरेक्ट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर में हमारा क्या होता है, NaCl सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका सॉलिड स्टेट। अगर हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है आयनिक सॉलिड्स में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जितना ज्यादा आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा उतना हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होगा और कंडक्टिविटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं उन सॉलिड स्टेट, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट में हमारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं नॉन कंडक्टिंग, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद लेकिन इन
मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्युबल क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। जिससे अगर हम लोग के पास एक नमक का हम लोग एक स्टिक बनाएंगे, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक वायर पे रखेंगे उसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, नमक वाला पानी बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस। वहां पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते, उसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी आ जाती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। मोल्टन क्या होता है, एक तो होता है एक्वस फॉर्म, दूसरा होता है मोल्टन फॉर्म। एक्वस फॉर्म क्या होता है, जैसे हम लोग NaCl को जब हम लोग डिसॉल्व किसमें करेंगे, वाटर में, जो एक सोल्यूशन बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस NaCl। और मोल्टन क्या होता है, जैसे हम लोग NaCl का साल्ट ले लिया, यहाँ पे सॉल्ट सॉलिड ले लिया, उसके बाद हीट किया, जब इसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या लिक्विड फॉर्म में करेंगे, NaCl को सिंपली लिक्विड इतना हीट करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म। तो बोथ मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसके बाद मैंने क्या बोला, और इनका फिजिकल या आइसोमेरिज्म दिखाते नहीं है, और इनका कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी नहीं होता, ठीक है। आज के लिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका लेट्स एनर्जी, ठीक है। थैंक यू।